Hey everyone and welcome back to Mind Spine Tutorials. So our today's topic is bond length. Bond length के बारे में हम ऑलरेडी पहले थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं जब हमारी प्रीवियस क्लासेस जो स्कूल क्लासेस रहती थी स्पेशली जब हम उसको देख चुके हैं. सो यहाँ पर एक रिवीजन हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का फिर भी हमारे लिए. सो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस व्हेन अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेज आर इन बैलेंस स्टेट. आपको समझना होगा कि दो एटम्स के जो न्यूक्लियस होते हैं, फॉर एग्जांपल ये ए एटम है और ये बी एटम है, इन दोनों के न्यूक्लियस हमने अंदर शो किए गए हैं. इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगा, और वो भी कब, जब अट्रैक्टिव और जो रिपल्सिव फोर्सेज होते हैं वो बैलेंस स्टेट में हो गया, हम उसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं. अभी हम इसको और सिंप्लीफाई करके भी देखेंगे. पहले तो हमने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देख ली. तो यहाँ जो डायग्राम है वो हमारा ए एटम बी एटम को शो कर रहा है. इसके बीच में ये जो ओवरलैपिंग वाला एरिया है यहाँ पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम शो कर रहे हैं और आसपास की दो न्यूक्लियस है. इतना हमें यहाँ क्लियर हो जाता है डायग्राम. सो अब हम आगे देखते हैं कि जब एटम्स है, जो दोनों एटम्स हैं ये ए और बी, अगर हम इसको बहुत दूर दूर रख देते हैं, ए एटम मान लीजिए इस पोजीशन पे और बी एटम यहाँ पर बहुत दूर है. इमेजिन करना है, वो मैंने ड्रॉ नहीं करे, आपको समझना है. एक एटम यहाँ है तो दूसरा एटम अगर यहाँ है, मान लीजिए इतना दूर है, वेरी फार, तो उस टाइम पे उन दोनों एटम्स के बीच में ना ही अट्रैक्शन होगा ना ही रिपल्शन होगा. अच्छा, एक चीज हमें पता है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ये सारी चीज हमें पता है. तो ये रिपेल के केस है और ये अट्रैक्शन की केस है. ये हमें पहले से पता था. अब क्या हो रहा है, जब हम इन दो एटम्स को बहुत दूर रखते हैं तो उनके फोर्सेज जो वहां देखने को मिलेंगे वो कौन से होंगे, दोनों ही नहीं होंगे. ना ही अट्रैक्टिव फोर्सेज आएंगे, ना ही एटम उसकी वजह से पास आएंगे, और ना ही उनमें रिपल्शन होगा कि वो दूर जाएंगे. तो ये तो हो जाएगी वेरी फार वाली कंडीशन. उसके बाद अगर मान लीजिए इन दोनों एटम्स को आप थोड़ा थोड़ा पास रख देते, पहले बहुत बहुत दूर थे, अब थोड़े थोड़े पास कर दिए, थोड़े थोड़े अगर हम उनको पास करेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस आएंगे. और अट्रैक्टिव फोर्सेस किसके बीच में होंगे, न्यूक्लियस जो होगा अंदर इस एटम का वो इधर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और इधर का जो न्यूक्लियस होगा वो इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा. तो इन केस में यानी कि बीच की पोजीशन में है, यहाँ पर एटम ज्यादा दूर नहीं है, थोड़े थोड़े पास है, उस कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स हमें देखने को मिलता है. उसके बाद थर्ड कंडीशन हमारे पास आती है कि अगर इन दोनों एटम्स को आप बहुत ज्यादा पास रख दें, यानी उनके बीच में बहुत कम डिस्टेंस अब रह जाएगा, बिल्कुल बहुत क्लोज आ जाएंगे, वो बिल्कुल यहाँ और यहाँ बिल्कुल अटैच होकर ही हो जाएंगे. तो जब वो बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों एटम्स के जो न्यूक्लियस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, इधर वाले न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है. तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. इसीलिए जब बहुत क्लोज आ जाएंगे एटम्स तो वहां पर रिपल्शन देखने को मिलेगा बिटवीन दी टू न्यूक्लियस. ये आपको याद रखना है. तो अब यहाँ से हम बॉन्ड लेंथ से क्या इसको कनेक्ट किस तरह से कर सकते हैं, जो डिस्टेंस रहता है व्हेन, अब यहाँ पर आप वेयर लिखना चाहिए था, वेयर ही है वैसे, वो मैं इसको आर बना देती हूँ. डिस्टेंस वेयर अट्रैक्टिव फोर्स इज मैक्सिमम. ऐसा डिस्टेंस जब अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो मैक्सिमम है, यानी कि अट्रैक्शन की पावर बहुत अच्छी कौन सी कंडीशन में थी, बीच वाली में थी. तो ऐसा डिस्टेंस जहां पर अट्रैक्टिव फोर्स तो मैक्सिमम है और रिपल्सिव फोर्स मिनिमम है, उस कंडीशन में दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं. तो बॉन्ड लेंथ के लिए हमें एक कंडीशन हमेशा याद रखनी, ऐसा डिस्टेंस हो एटम्स के बीच में जो कि अट्रैक्शन होने दे रहा है और रिपल्शन को मिनिमम रख रहा है. ऐसी कंडीशन में दोनों न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं. अब हम आगे का नया कंसेप्ट देख रहे हैं यहाँ पर कि पहले तो आपने केमिकल बॉन्ड्स और जो चैप्टर था केमिस्ट्री में उसमें याद रखा होगा कि जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड्स में सिग्मा और पाई बॉन्ड्स होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा पाई पाई बॉन्ड्स, ये तीन होते हैं. ये तो एक नॉर्मल केस था, अगर आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं यहाँ से देखकर. अब इसको हम समझते हैं इसके कंसेप्ट को. जो सिंगल बॉन्ड्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है H2, ठीक है, उसके बीच में कौन सी बॉन्ड होती है, सिंगल बॉन्ड होती है, हमने पहले भी देखा था. और वो सिंगल बॉन्ड कौन सी होती है, कोवेलेंट बॉन्ड होती है, ये हमें पता है. ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर होता है, इसी को हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं. ये बात समझ भाई. जब भी सिंगल बॉन्ड बनती है तो वहां पर दो एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग देखने को मिलती है, और जब भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं. तो ये चीज हमेशा याद रखना, हेड टू हेड ओवरलैपिंग को सिग्मा बॉन्ड से कनेक्ट करते हैं, और जो साइड बाय साइड वाली ओवरलैपिंग होती है उसको हम कौन सी ओवरलैपिंग कहते हैं, हम उसको पाई बॉन्ड या फिर पाई बॉन्डिंग कह सकते हैं. तो एक होती है साइड ओवरलैपिंग, एक होती है हेड टू हेड. तो पहले हम हेड टू हेड का डायग्राम बनाते हैं. हेड टू हेड का डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है, समझ में आ रही बात. और साइड टू साइड की बॉन्डिंग के लिए आप कुछ इस तरह से याद रखेंगे
इस टाइप से ये साइड टू साइड ओवरलैपिंग रहेगी। इसको थोड़ा ओवरलैप करता हुआ डायग्राम होता तो ज्यादा प्रॉपर होता, बट लेकिन मेरे कैमरा फिटिंग की वजह से मैं उसको प्रॉपरली यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ, तो इतना आपको यहाँ पर समझना होगा। ये वाली बात यहाँ पर आ जाती है। तो सिंगल बॉन्ड में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, डबल बॉन्ड्स में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। इसके एग्जांपल में हाइड्रोजन का याद रखेंगे, डबल में आप ऑक्सीजन का याद रखेंगे, और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर में आप नाइट्रोजन का एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। फिर सिंगल बॉन्ड में कौन सी बॉन्ड है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। डबल में एक सिग्मा आ जाती है और एक पाई बॉन्ड आ जाती है, और पाई बॉन्ड साइड बाय साइड ओवरलैपिंग शो करती है। ट्रिपल के अंदर एक सिग्मा आ जाती है, यानी अगेन हेड टू हेड ओवरलैपिंग तो एक आ रही है, पर दो कौन सी आ रही है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग भी आ रही है। ये आपको हमेशा याद रखना है कंसेप्ट। अब आगे समझते हैं। जो सिग्मा बॉन्ड होती है वो ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग शो करती है पाई बॉन्ड से। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कि कौन सी बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी, सिग्मा या फिर पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्डिंग के अंदर हम हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में। ये आपको याद रखना है यहाँ पर। अब सिंगल बॉन्ड की एनर्जी, डबल बॉन्ड की एनर्जी और ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी में सबसे ज्यादा एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड में होती है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड में आती है, और लास्ट सिंगल बॉन्ड में एनर्जी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिंगल बॉन्ड में तो अभी हमने कहा हमारा सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग होता है, तो ये एनर्जी का केस कैसे हो गया। तो एनर्जी तो फिर भी यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड में ही ज्यादा होगी, क्योंकि वहां 2 पाई भी तो आ रहे हैं साथ में, इसीलिए एनर्जी यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा हो जाती है। तो ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना है आपको। और जो और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी देख लेते हैं। जो पाई बॉन्ड्स होते हैं या पाई ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकी वजह से जो ओवरलैपिंग होती है उसमें रोटेशंस हमेशा रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, यानी ये एटम में रोटेशंस आने नहीं देते। और जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, इसका मतलब तो ठीक ठीक ये निकल जाएगा कि जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं उसमें रोटेशंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पर सिग्मा बॉन्ड ही पाया जाता है, और सिग्मा बॉन्ड जो रहता है वो रोटेशंस को अलाउ करता है। तो इतना याद रखना, पाई बॉन्ड्स जो होते हैं वो रोटेशंस को क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं, रोकते हैं, लेकिन सिग्मा बॉन्ड्स जो होता है वो रोटेशंस को अलाउ करता है। ये आपको याद रखना है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर शॉर्ट में आपको बताती जा रही हूँ। अब बात आती है पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स की। जो हाइड्रोजन होता है, अगर आप उस मॉलिक्यूल को देखेंगे तो वो एक तरह का नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों के बीच में बॉन्डिंग देखने को मिलेगी वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगी। अब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वहां पर आई क्यों, उसका रीजन क्या है। तो हाइड्रोजन के ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर हम इनको देखेंगे, इनके अंदर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता ही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन सेम ही तो है, तो इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा भी कहां से, आ ही नहीं सकता ये। तो ये दोनों हाइड्रोजन सेम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं होता। इसी वजह से यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन सी पोजीशन में होता है, सेंटर की पोजीशन में होता है। तो ऐसे हाइड्रोजन को हम याद रख सकते हैं, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि इसमें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो अब मेन एग्जांपल हमारे पास आता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन एक तरह का अगेन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसका कंसेप्ट समझने के लिए हम यहाँ देखेंगे इसको। सॉरी, अभी ऑक्सीजन तो नॉन पोलर है, तो हमें इसमें इतना कंसेप्ट की जरूरत नहीं आएगी, आगे मेन पोलर के अंदर कंसेप्ट आएगा। तो नॉन पोलर में तो अगेन वही कंसेप्ट है जो अभी आपने हाइड्रोजन में देखा, क्योंकि ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग कौन सी होती है, ओ डबल बॉन्ड होती है, ये तो आपको पता है। और ऑक्सीजन सेम है, इसका मतलब अगेन यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो डिफरेंस है नहीं, तो डिफरेंस भी नहीं है, तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली इजीली पोलर बॉन्डिंग देखने को मिल जाएगी, कोई नॉन पोलर वाला बॉन्ड यहाँ नहीं बनेगा। अब बात आती है वाटर की। वाटर के अंदर 2 तो हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होते हैं, यानी कि यहाँ पर एलिमेंट्स हमने चेंज कर दिए। अब इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। बायोलॉजिकल सिस्टम में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन में देखने को मिलती है, और मैंने आपको पूरा सीक्वेंस भी बताया था कि किसमें ज्यादा होती है और किसमें कम होती है। तो अगर आपको याद नहीं आ रही, आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर उसको रिकॉल कर सकते हैं। हमारी पूरी प्लेलिस्ट भी तैयार है CSIR नेट की, जो धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है, तो आप उसको देख सकते हैं बाद में जाकर। सो अगेन बैक टू द टॉपिक, H2O की बात कर रहे थे हम। तो H और ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मुझे मान लीजिए यहाँ पर आयोनिक फॉर्म से रिप्रेजेंट करना होता, कि मान लीजिए कि जैसे यहाँ NaCl वाला केस ले लें, अगर हम NaCl के केस में क्या होता है कि सोडियम तो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है, क्योंकि इससे पूरी तरह से अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया,
और क्लोरीन जो रहता है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसलिए उसको एक नेगेटिव चार्ज मिल जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ले लेगा या इधर भी इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स ही ऑक्सीजन ले लेगा और ये पूरा फुल नेगेटिव आयन बन जाएगा और हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बन जाएगा। यहाँ पर इस केस में ये नहीं होता, यहाँ सिर्फ एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन हाँ आयोनिक फॉर्म नहीं बन रहे। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पूरी तरह से नहीं चले जाते हैं जिस तरह से यहाँ जा रहे थे। इसी वजह से इस केस में कौन सा साइन यूज करते हैं, पार्शियल वाला साइन यूज करते हैं, इसको कहते हैं पार्शियल का साइन। तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और इस पर भी अगेन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टूवर्ड्स ऑक्सीजन, इस केस में हमने क्या लिखा, शिफ्ट हो गए। हम ये नहीं कह रहे वो चले ही जाएंगे जैसे सोडियम NaCl वाले केस में हो रहा था, सोडियम क्लोराइड वाले केस में हो रहा था। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी, यहाँ पर सिर्फ शिफ्टिंग दिखाई गई है, एरो शिफ्टिंग शो कर रहा है कि इसके इलेक्ट्रॉन थोड़े से उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, पूरी तरह जाएंगे नहीं, इसलिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ओनली शिफ्टिंग हो रही है। वही बात मैंने यहाँ नोट भी कर दी। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसको कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब कंसेप्ट आता है डायपोल मोमेंट का। डायपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ पोलर मॉलिक्यूल को शो करती है। नॉन पोलर से इसका कोई कंसर्न नहीं है। जो अभी हमने पोलर बॉन्डिंग पोलर मॉलिक्यूल्स देखे थे जैसे H2O देखा था, तो मान लीजिए H2O के अंदर पोलैरिटी अगर आपको पता करनी है तो उसको डायपोल मूवमेंट से आप कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू E/D। इसमें ESU के अंदर होता है, इसकी ये यूनिट्स होती हैं और D यहाँ पर एंगस्ट्रॉम के अंदर होता है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स। अब यहाँ पर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हो क्या रहा है यहाँ पर कि ये जो E और D का यहाँ जो हम मल्टीप्लाई दिखा रहे हैं, इसके ऊपर यहाँ जो ऑक्सीजन के ऊपर ये जो नेगेटिव का चार्ज दिखाया पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे हमने ये जो पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज दिखाया। अगर इस नेगेटिव चार्ज को जो इस ऑक्सीजन पे है और इस हाइड्रोजन वाले पॉजिटिव चार्ज को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बनाता है E। समझ में आ रही बात, ये तो मेन फॉर्मूला था, लेकिन आखिर ये E क्या है यहाँ पर, तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का जो प्रोडक्ट होता है वो कहलाता है E। यहाँ पर और हम डिटेल में चले गए। उसके बाद इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं T। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D कहलाता है, ये डिस्टेंस D है यहाँ पर। और दूसरी बात हमने क्या कही, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो E होता है। तो E और D और फिर उसका प्रोडक्ट जो है E के अंदर तो नेगेटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट आ गया और D से मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइनली वो डायपोल मूवमेंट को बना देते हैं। और जब डायपोल मूवमेंट बढ़ता है किसी चीज में तो उसकी पोलैरिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ये इसका कंसेप्ट याद रखना है। अब एक छोटा और कंसेप्ट है बॉन्ड स्ट्रेंथ का। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड जो कहलाती है उसको हम कहते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। एक बॉन्ड बनी हुई है, उस बॉन्ड को अगर आपको तोड़ना है तो उसमें जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम बॉन्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। देयरफॉर यहाँ पर हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। आउटसाइड से अगर हमने प्रोवाइड की है तो हमें उसको इस तरह से याद रखना है। अगर हमें ज्यादा हाई एनर्जी देने की जरूरत पड़ रही बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इसका मतलब बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग है, ऐसे आपको याद रखना है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वो एनर्जी है जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। वही कंसेप्ट जो अभी हमने देखा था, सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड में एनर्जी होती है, फिर डबल बॉन्ड में होती है, लास्टली सिंगल बॉन्ड में होती है। इसकी 350 किलो जूल पर मोल, यहाँ एग्जाम्पल है, सॉरी ये एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ एग्जाम्पल नहीं लिखा। सिंगल बॉन्ड सी को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर इतनी एनर्जी होती है। सी डबल बॉन्ड सी में 611 किलो जूल पर मोल, सी ट्रिपल बॉन्ड सी में 816 किलो जूल पर मोल होती है। ये इसकी यहाँ पर एनर्जी है। स्ट्रॉन्ग एटम जो होते हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एटम है तो उनकी बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी, उनका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो भी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो एनर्जी भी ज्यादा हमें रिक्वायर्ड होगी, तभी हम उस बॉन्ड को तोड़ पाएंगे। तो जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी उतनी ज्यादा वहां पर एनर्जी लिबरेट भी होगी। स्मॉल एटम्स जो रहते हैं, छोटे जितने एटम्स होते हैं वो उतने ज्यादा कॉम्पैक्ट रहते हैं, इसलिए उनमें बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होती है लार्जर एटम्स के कंपेरिजन में। इसको बिल्कुल नहीं भूलना है हमें। जितना छोटा एटम होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वाला होगा, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही हम उसको कम तोड़ पाएंगे आसानी से। समझ में आ रही बात? इसका मतलब हमें बहुत सारी वहां पर बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ेगी स्मॉल एटम्स को, और लार्जर एटम्स बहुत ज्यादा आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। पोलर जो रहते हैं उनमें अगर देखें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। मैं यहाँ मॉलिक्यूल लिख देती हूँ, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हमें आइडिया नहीं रहेगा कि एग्जाम में किस तरह से हमें इन चीजों को सॉल्व करना है। तो अभी यहाँ पर ये जो मैं सॉल्यूशंस देखती हूँ, पहले इसको देखने से पहले आप ऊपर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड विल बी मोस्ट डिफिकल्ट टू ब्रेक।
इनमें से कौन सी बॉन्ड होगी जो कि सबसे मुश्किल से यहाँ पर ब्रेक होगी, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी बॉन्ड होगी ये ढूंढिए, इसका मतलब वो सबसे मुश्किल से ब्रेक होगी। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड किसकी होगी ये देखते हैं सबसे पहले। तो जो सल्फर वाला केस है CS वाला, पहली बात तो सब में C है, सबके अंदर C है, तो C का तो कंसेप्ट नहीं है। अब दूसरा देखते हैं, ये जो सल्फर है ये सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है इनमें से, तो ये सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब तो ये आसानी से टूट जाएगा, और हमसे तो पूछा गया है डिफिकल्ट टू ब्रेक ढूंढना है, तो OCN जो है फिर भी आसपास के हैं साइज में, इसलिए हम यहाँ पर OCN वाले ऑप्शन में से ऐसे 1 2 3 के अंदर से देखने वाले हैं। अब आगे देखते हैं। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जो N वाला केस है, अगेन N थोड़ा सा और हल्का सा बड़ा होगा, तो अब कंपैरिजन हमें O और C के बीच में करना है। O और C की जो बॉन्डिंग रहती है ऑक्सीजन और कार्बन की, अब इसको अगर हम देखते हैं तो दोनों लगभग, अगर आप इसको नेट पे भी सर्च करोगे कि दोनों की बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, तो C बॉन्ड O और C बॉन्ड C दोनों की बॉन्ड एनर्जी बिल्कुल सेम होती है। दोनों के अंदर 350 किलो जूल पर मोल की एनर्जी होती है, यानी कि आप इनको तोड़ना चाहते हो तो दोनों को इक्वल एनर्जी आपको देना होगी, तभी आप इसको तोड़ सकते हो। तो एक तरह से तो हमारे आंसर दोनों ही सही हो गए, 1 भी सही है और 2 भी सही है। लेकिन अगर फिर भी एग्जाम में पूछा जाता नहीं एक ही ऑप्शन आप टिक कर सकते हो, उसमें 2 सही नहीं हो सकते, तो आपको एक चीज कंसेप्ट पता होना चाहिए कि C और C जो है वो नॉन पोलर है, इसके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, लेकिन C और O के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। समझ में आ रही बात? CO में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसका मतलब वो पोलर है। पोलर है तो अभी मैंने पोलर में क्या बात बताई थी कि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है, यानी आपको C और O को तोड़ने में ज्यादा और मेहनत लगेगी बजाय कि आप C और C को तोड़ेंगे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर? CO हो जाता है। तो वैसे तो दोनों CO CC वाले सही थे, दोनों की एनर्जी ये होती है, पर एक कंसेप्ट हमने यहाँ बीच में एक एक्स्ट्रा लगा दिया पोलर और नॉन पोलर का, और उससे हमने इस क्वेश्चन को क्रैक कर दिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के हिसाब से 2 पॉइंट चार्जेस है जो कि वैक्यूम में रखे हुए, माइंड दी वर्ड्स, कहाँ रखे? वैक्यूम में रखे। वैक्यूम में 2 चार्जेस 5.5 एंगस्ट्रॉम्स अपार्ट रखे हैं, इतनी दूर रखे हुए हैं, और ये दोनों चार्जेस जो है 2 पॉइंट चार्जेस वो आपस में जब इंटरैक्ट करते हैं तो जो एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं वो कितनी एनर्जी होती है? 60 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी वो यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि आप एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन बताइए सेम सिस्टम के लिए, लेकिन अब वाटर में बताइए। अभी वैक्यूम में था, अब वाटर में है। अगर ये चीज की कंडीशन ऐसी हो जाएगी तो अब एनर्जी जैसे ऊपर 60 थी तो अब एनर्जी कितनी होगी? आपके ऑप्शंस ये सारे हैं। ये क्वेश्चन दिसंबर 2013 की CSIR में आ चुका है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वाटर में 80 रहता है एट 20 डिग्री सेल्सियस। अब कंसेप्ट देखते हैं। आपको याद होगा जब हम उस दिन फोर्स और एनर्जी देख रहे थे आयनिक बॉन्ड्स की, तो हमने पढ़ा था फोर्स का फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन जब हम उसको डिराइव करते हुए वर्क से लेकर गए थे, फिर वर्क को हमने एनर्जी से कनेक्ट करा था, तो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला ये आया था कि E = K Q1 Q2 RD होता है, ये हमने पढ़ा था। उसी फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पर अप्लाई कर दें तो E = K Q1 Q2 अपॉन RD। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात बताते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो R की चीज इन्होंने दी है 5.5 एंगस्ट्रॉम, ये सिर्फ आपको यहाँ पर थोड़ा सा मिसलीड करने के लिए दी गई है। इस वैल्यू का यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में कोई वर्क नहीं होगा, सिर्फ हमें थोड़ा सा आइडिया लगा के इस क्वेश्चन को देखना था। अब देखिए समझते हैं इसको। ये हमारा फॉर्मूला है E का। पहले वाले केस में जब डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 1 होगा, और कब होगा? वैक्यूम में होगा। समझ में आ रही बात? वैक्यूम के अंदर D कितना होता है? 1 होता है वैक्यूम में। तो पहली कंडीशन में E कितना है? 60 है, और उसके अंदर K Q1 Q2 अपॉन R वाला फॉर्मूला सेम एज इट इज लिख दिया, D की जगह पर हमने 1 लिख दिया। ये कौन सा केस है? ये वैक्यूम के लिए केस है। दूसरी कंडीशन में अब हमारा केस कैसा हो जाता है? हमारे पास जो D की वैल्यू है, वो यहाँ पर जो D की वैल्यू आना चाहिए वो 80 हो जाती है। लेकिन उससे पहले एक चीज और देखते हैं, थोड़ी सी फिजिक्स यहाँ पर देखेंगे। मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा समझाने के लिए आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज को मेंशन करा है, आप इसको ध्यान से देखिएगा कि 2 चार्जेस जो होते हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस R से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी मीडियम के लिए। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम की उस केस में होती है उसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसको E भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और वो जो K रहता है, K आपको याद होगा हमारा फॉर्मूला क्या होता है? E = K Q1 Q2 अपॉन RD, ये हमारा फॉर्मूला होता है E का। तो उसमें ये जो K की वैल्यू होती है वो ओरिजिनली क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, ये आपको याद रखना है। और EM क्या है यहाँ पर? आप इसको D याद रख सकते हैं, D है ये। समझ में आ रही बात? इतना क्लियर हो गया? तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या है? वो यहाँ पर K है।
और बाकी EM को मैं यहाँ पर D से रिप्रेजेंट किया गया। ओरिजिनली ये फिजिक्स के तौर पे हम समझ रहे हैं। अब क्या होता है, ये जो एनर्जी है वैक्यूम के अंदर, अगर हम उसको समझें, समझ में आ रही बात, एक तो होती वाटर में, एक होती वैक्यूम में। तो वैक्यूम के अंदर जो एनर्जी होती है जिसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी U से रिप्रेजेंट की जाती है, आप E भी लिख सकते हो। तो एनर्जी इन वैक्यूम तो कैसे निकलेगी, पर मोल। एनर्जी को तो हम किलो कैलोरीज जैसे पर मोल में देखते हैं। तो एनर्जी वैक्यूम के अंदर पर मोल में कितनी हो गई, 1/4πε0। अगर ये पूरा नहीं लिखना तो सिर्फ K भी लिख सकते हैं। तो एनर्जी इन वैक्यूम पर मोल इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R पर मोल हो गई। इतना क्लियर हो गया। तो पहले वाले केस में हमें कितनी बताई गई थी, हमारे क्वेश्चन में ही थी 60 किलो कैलोरीज पर मोल बताई थी। तो ये तो इतनी बात हो गई। उसके बाद अगर इसी चीज को मैं वाटर में करूं तो वाटर में कैसा केस हो जाएगा, U वाटर यानी एनर्जी इन वाटर पर मोल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 1/4πε0। इतना ही आएगा। Q1 Q2 भी वैसे ही आएगा, R भी वैसे ही आएगा। बस डिफरेंस का आएगा, जो D है अब की बार आपको कितना रखना होगा, 80 रखना होगा, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है। लेकिन इसको भी एनर्जी पर मोल लिखना है। लेकिन अगर हम इसको ऊपर वाली इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये जो 1/4πε0 था, Q1 Q2 था, R था, ये तो एज इट इज ऊपर वाले क्वेश्चन में भी सेम था, बिल्कुल सेम था। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये जो ऊपर वाली चीज थी इतनी इतनी वाली, वो सेम ऊपर भी थी। और वो सेम ऊपर कहाँ पर थी, वैक्यूम पर मोल के अंदर थी। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ ना कि एनर्जी इन वाटर पर मोल इज इक्वल्स टू एनर्जी इन वैक्यूम पर मोल, और D एज इट इज आ जाएगा। तो नया फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास यहाँ पर, कि जब भी मुझे एनर्जी वाटर के अंदर निकालनी है पर मोल के हिसाब से, तो मैं उसको क्या कर दूंगी, ऊपर क्या थी वैक्यूम के अंदर एनर्जी 60 थी, 60 रख दूंगी, अपॉन D कर दूंगी। समझ में आया। तो उसी चीज को मैंने यहाँ पर डायरेक्टली करते हुए यहाँ पर क्या कर दिया कि ऊपर वाले केस में 60 एनर्जी थी, K Q1 Q2 R, और यहाँ पर D की जगह 1 था। इस तरह से केस था। लेकिन अब हमारे पास नया फॉर्मूला हमने डिराइव कैसे करा कि E इज इक्वल्स टू, अब ये वाला E जो था, इधर वाला E वो हमारा मान लीजिए वैक्यूम के लिए था, E वैक्यूम, और ये हमारा E वाटर के लिए, मैं उसको H लिख देती हूँ। तो ये वाटर का नया फॉर्मूला क्या आ गया, 60 अपॉन D आ गया। D की वैल्यू 80 है तो E इज इक्वल टू 60 अपॉन 80 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 0.75 किलो कैलोरीज पर मोल आ जाएगा। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट यहाँ पर इजीली इतने एरिया में नहीं समझ में आता, तो मैंने इसलिए उसकी डिटेल भी जाकर आपको बता दी कि किस तरह से वो चीज को मैंने यहाँ पर सोचा था। तो ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी यहाँ पर कि हमने पहले तो वैक्यूम का फॉर्मूला लिखा पर मोल के हिसाब से, फिर हमने कहा जब वाटर के लिए भी सेम फॉर्मूला ही हो रहा है, बस यहाँ एक D आ रहा है, वो जो EM था, EM यहाँ पर 1 लिख दिया था। ओरिजिनली हमने यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन यहाँ एक 1 तो था फिर भी, और यहाँ पर हमने D का D लिखा। फिर हमने कहा ये इतनी वाली चीजें तो सेम टू सेम वैक्यूम के फॉर्मूले में थी, इतनी चीजें जब वैक्यूम के फॉर्मूले में थी तो वैक्यूम के फॉर्मूले में उसकी वैल्यू क्या थी, 60 थी। तो उसकी जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं, ये सारी बातें वैक्यूम के अंदर थी, D एक एक्स्ट्रा रह गया, ये U वाटर का आ जाएगा, यानी एनर्जी वाटर पर मोल की, और ये फॉर्मूले से हमने यहाँ पर डिराइव कर लिया। तो ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस करते हैं। हाइड्रोजन का जो ड्यूटेरियम ट्रीटियम रहेगा डिफर इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या ये बात सही है या गलत है। तो ड्यूटेरियम और ट्रीटियम को अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन के अंदर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उनके अलग हो ही नहीं सकते, वो तो बिल्कुल फॉल्स बात हो जाएगी। क्योंकि ड्यूटेरियम ट्रीटियम क्या है, एक तरह से तो सेम एटम की ही फॉर्म है, आइसोटोप्स होते हैं वो एक दूसरे के, तो सेम एटम के फॉर्म है, तो उनके प्रोटॉन्स भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही फॉल्स है कि उनके प्रोटॉन्स डिफरेंट होंगे। उनके प्रोटॉन्स कैसे होंगे, सेम होंगे, ये याद रखना। दूसरा क्वेश्चन, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये बात बिल्कुल सही है। ट्रीटियम और ड्यूटेरियम भले एक दूसरे के सेम एटम के फॉर्म है या आइसोटोप है हम कह सकते हैं, लेकिन इनके न्यूट्रॉन्स तो फिर भी वेराई करेंगे। तो न्यूट्रॉन वेराई कर सकते हैं लेकिन प्रोटॉन वेराई नहीं कर सकते। ड्यूटेरियम और ट्रीटियम दोनों को DNT से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आर रेडियो एक्टिव एंड डिके टू हाइड्रोजन एंड D। समझ में आ रही बात, बोला जा रहा है कि ये जो ड्यूटेरियम और ट्रीटियम है ये रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव होने के बाद ये जब डीके होते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बना लेते हैं और ड्यूटेरियम बना लेते हैं। क्या ये बात सही है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें से ये पहला वाला जो D है, ये जो D वाला, वो D ड्यूटेरियम जो होता है वो तो बिल्कुल भी रेडियो एक्टिव नहीं होता। ट्रीटियम तो फिर भी रेडियो एक्टिव है, लेकिन ड्यूटेरियम तो रेडियो एक्टिव है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट अगेन फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ट्रीटियम इज रेडियो एक्टिव एंड डिके टू हीलियम, ये बात बिल्कुल सही है। इसका कंसेप्ट हमने देखा था, आपको याद होगा, एक बार खोल ही लेते हैं। ट्रीटियम ये इधर है, ये देखा था हमने। ट्रीटियम जो था वो ऐसा दिखाई देता है H3 1,
अनस्टेबल रहा, बीटा डीके शो करता है, नेगेट्रॉन बीटा डीके शो करता है। इसमें एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है बाय 1 से। तो एटॉमिक नंबर पहले यहाँ पर 1 था, 1 में +1 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और जब वो 2 बन जाएगा तो ऐसी चीज पूरी पीरियोडिक टेबल में क्या रहती है, हीलियम रहती है। प्रोसेस तो आपको आती है किस तरह से, हमने ये डीके पढ़ा था, लेकिन इतनी बात आपको यहाँ क्लियर हो जाएगी। तो स्टेटमेंट ट्रू है और इक्वेशन है यहाँ पर एक्स्ट्रा। कार्बन 14 डिकेस टू नाइट्रोजन 14। क्या कार्बन 14 डिके करता है नाइट्रोजन 14 के अंदर? तो बिल्कुल बात सही है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। अगेन ये बात बिल्कुल सही है, हमने इसको भी देखा था, दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ से ये केस, ठीक है। ये देखिए कार्बन 14 ये और बन रहा है नाइट्रोजन 14 के अंदर, कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमें यहाँ से केस मिल जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, कार्बन 14 डीके होता है कार्बन 13 में, बिल्कुल गलत बात है। कार्बन 14 तो नाइट्रोजन 14 में डीके करता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके बाद एक क्वेश्चन सेम अगेन दिसंबर 2019 की CSIR में आया था, जो भी आपने पढ़ा था। इंटरएक्शन एनर्जी दो अपोजिट चार्जेस जो कि सेपरेटेड है 3 एंगस्ट्रॉम से इन वैक्यूम इज -500 किलो जूल मोल इनवर्स। इनकी इंटरएक्शन एनर्जी सेम सिस्टम के लिए वाटर में आपको फाइंड आउट करनी है। अब आप ये क्वेश्चन खुद भी कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है, सोल्यूशन भी आप देख सकते हो यहाँ से। ये हमारा फॉर्मूला है KQ1Q2 RD वाला, 500 तो एज इट इज आया, KQ1Q2 R ये एनर्जी वाली बात हो जाएगी। E इज इक्वल टू -500 D, फिर उसके बाद D की जगह 80 रख दिया, इसको सॉल्व करा तो E की वैल्यू आ जाएगी -6.2 किलो जूल मोल इनवर्स। ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है, अभी हालांकि फ्री एनर्जी का कंसेप्ट हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, पर फिर भी आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। सॉरी, फ्री एनर्जी जो होती है उसको हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्री एनर्जी होती क्या है, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी कह सकते हो। कैपेबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी काम करने की क्षमता को हम कहते हैं फ्री एनर्जी। और यहाँ पर पूछा गया कि जो फ्री एनर्जी है डेल्टा जी है, डिजोल्व्ड सॉल्यूट का वो किस तरह से वर्क करता है। डिजोल्व्ड सॉल्यूट का एक सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट आपने डाला है और सॉल्वेंट भी था उसमें, तो वो जो सॉल्यूट आपने वहां पर फिल करा है डिजोल्व्ड सॉल्यूट, उसकी फ्री एनर्जी के साथ क्या होगा, कैसे होगा। अगर आप सॉल्यूट को देखो तो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन अगर आप बढ़ा रहे हो, सॉल्यूट को क्या होगा, उसके बाद सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन आपने बढ़ाई तो क्या होगा, वो इंक्रीज करेगी या फिर वो डिक्रीज करेगी, या वो इंडिपेंडेंट होगी सॉल्यूट कंसेंट्रेशन की, या फिर वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तो अब क्वेश्चन बहुत इजी, अगर हम इसको सिर्फ लॉजिकली भी सोच लें तो फ्री एनर्जी होती है कैपेसिटी टू डू वर्क, सॉल्यूट की काम करने की क्षमता। तो डिजोल्व्ड सॉल्यूट जो ऑलरेडी पानी में था थोड़ा सॉल्यूट, और अगर आप सॉल्यूट बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वो सॉल्यूट पहले भी कुछ काम कर रहा था, आपने और सॉल्यूट डाल दिया, उसका कंसेंट्रेशन बढ़ा दिया, तो अब वो सॉल्यूट काम ज्यादा कर पाएगा कि कम कर पाएगा, और ज्यादा कर पाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ सही हो जाएगा कि पहला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा कि अगर हम इंक्रीज कर देंगे सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन को तो कैपेसिटी जो है वर्क करने की वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। एक क्वेश्चन और है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर डिपेंड्स ऑन देयर इंटरेक्शन विथ वाटर मॉलिक्यूल। 4 गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सब पानी में डिसॉल्व होती है। इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी टेल ऑर्डर, किस तरह से ये कौन ज्यादा सॉल्युबल होगी उसका ऑर्डर आपको बताना है। तो लाइक डिसॉल्व्स, लाइक वाला आपको पता होना चाहिए। पोलर गैसेस जो होती है वो ज्यादा आसानी से पानी में सॉल्युबलाइज होती है नॉन पोलर गैसेस के कंपैरिजन में। तो अगर देखोगे तो यहाँ पर पोलर गैसेस कौन सी है, पोलर गैसेस में कौन सी आ जाएगी, एक तो NH3 अमोनिया, वो भी पोलर है। सल्फर डाइऑक्साइड भी यहाँ पर थोड़ी सी पोलर ही रहेगी। ऑक्सीजन तो यहाँ पर पक्के से नॉन पोलर है, तो ऑक्सीजन तो लास्ट में आना चाहिए, फिर CO2 आएगी। तो ये 4 ऑप्शन वैसे यहाँ पर मुझे पूरे लिखना थे, मैंने फिर भी ऑर्डर डायरेक्टली आपको यहाँ पर बता दिया। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।